नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, बताएंगे आपको बांग्लादेश के तख्ता पलट से जुड़ी हुई तमाम सारी जानकारियां भी। लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। हिंसक प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा, छोड़ा देश। सेना प्रमुख ने की प्रधानमंत्री के इस्तीफे की घोषणा, अंतरिम सरकार के गठन का फैसला। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी हिंसा का दौर जारी। ढाका में बड़े पैमाने पर लूटपाट, प्रधानमंत्री आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। गृह मंत्री के घर और अवामी लीग के दफ्तर पर बोला धावा। सेना प्रमुख ने शांति बनाए रखने की अपील की। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट के बीच भारत बांग्लादेश सीमा बंद। भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित होने वाली विमान और रेल सेवाओं पर असर। बीएसएफ हाई अलर्ट पर। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। ब्रिटेन में 3 बच्चियों की मौत के बाद से नहीं रुक रही हिंसा। अब तक 400 लोग गिरफ्तार। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हिंसक विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए विशेषज्ञ पुलिस अधिकारियों की एक स्थायी दल की घोषणा की। पश्चिमी एशिया में तनाव चरम पर। ईरान ने कहा हमास प्रमुख की मौत का निश्चित रूप से लिया जाएगा जवाब। इजरायली रक्षा मंत्री ने वायुसेना को तैयार रहने का दिया आदेश। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात एशिया का आईना के जरिए एशियाई देशों से जुड़ी खबरों की। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण व्यवस्था के विरोध में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। प्रदर्शनकारियों की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा और प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर लॉन्ग मार्च टू ढाका की घोषणा के बाद सोमवार सुबह प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद देश भी छोड़ दिया। राजनीतिक उठापटक के बीच बांग्लादेश की सेना प्रमुख वकार उज जमा ने अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा की। सोमवार का दिन ढाका के चौक चौराहों पर आम लोगों का कब्जा था। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की गूंज से बदलाव की आहट सुनाई दे रही थी। ढाका की सड़कों पर चलने वाले अधिकतर लोगों का रुख प्रधानमंत्री आवास की ओर था, जैसे वो घर से ये तय कर निकले थे कि प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा हर हाल में लेकर ही लौटेंगे। सेना प्रमुख वकारुज्जमा ने मीडिया के सामने आकर उनके इस्तीफे की घोषणा की। इस तरह उनका 15 वर्ष के शासनकाल का अंत हो गया। साथ ही सेना प्रमुख ने जल्द ही अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और हम देश को चलाने के लिए फिलहाल अंतरिम सरकार बनाएंगे। देश अब अंतरिम सरकार चलाएगी। सेना प्रमुख की इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े लोगों ने विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी जीत का जश्न मनाया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री आवास का सामान उठाकर ले जाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इससे पहले शेख हसीना सेना के हेलीकॉप्टर से अपने परिवार के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जा चुकी थीं। सेना प्रमुख ने अलग अलग राजनीतिक दलों से मुलाकात की। उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों से घर लौट जाने की अपील की। कृपया सेना पर भरोसा रखें। मैं जिम्मेदारी लेता हूं और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने का वादा करता हूं। सेना पर विश्वास ना खोएं। हम आपकी मांगें पूरी करेंगे और शांति और सद्भाव वापस लाएंगे।
प्रदर्शनकारियों ने आम लोगों से लॉन्ग मार्च टू ढाका का आह्वान किया था। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ दल के समर्थकों के बीच अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसक झड़प में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। सभी बड़े शहरों में लाखों की तादाद में लोग शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। राजधानी ढाका पर प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। लाखों लोग प्रमुख चौराहों पर जमा हो गए। सरकार ने रविवार की शाम ही कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। उल्टे प्रदर्शनकारियों ने नागरिक सविनय अवज्ञा का ऐलान कर दिया, यानी सरकार को बिजली का बिल टैक्स देने से मना कर दिया। सरकार ने अपने खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन से निपटने के लिए सोमवार से 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की। छुट्टियों के दौरान सभी निजी और सार्वजनिक संस्थान, बैंक, अदालतें और शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के लिए कहा गया। ढाका के मौजूदा हालात में प्रदर्शनकारियों ने धनमंडी इलाके में गृह मंत्री के आवास में भी घुसकर तोड़फोड़ की। राजनीतिक उथल पुथल के बीच 3G और 4G के नेटवर्क को बहाल कर दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि हालिया राजनीतिक उथल पुथल के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद होने के बावजूद वॉयस और SMS कनेक्टिविटी बरकरार रखी गई थी। बांग्लादेश में पिछले महीने से ही छात्र आंदोलन पर हैं। पहले उनकी मांग सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने की थी। बाद में वो शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग करने लगे। भारत बांग्लादेश पेट्रापोल सीमा को बंद कर दिया गया है। भारत से बांग्लादेश गए सभी ट्रक चालकों को BSF ने वापस भारत बुला लिया है। पेट्रापोल सीमा पर सभी को 500 मीटर दूर ही रोका जा रहा है और BSF को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और वहीं बांग्लादेश में मौजूदा हालात के मद्देनजर ढाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहां के हालात का भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित होने वाली विमान और रेल सेवाओं पर असर हुआ है। एयर इंडिया ने भी सुरक्षा के मद्देनजर ढाका जाने और वहां से आने वाली अपनी उड़ानों का संचालन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। भारत बांग्लादेश के बीच सभी ट्रेन सेवाएं भी फिलहाल 6 अगस्त तक रद्द कर दी गई हैं। जिन ट्रेनों का संचालन रद्द किया गया है उनमें कोलकाता ढाका, कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता खुलना कोलकाता बंधन एक्सप्रेस और ढाका न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिताली एक्सप्रेस शामिल है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना। इन्हें राजनीति विरासत में मिली, लेकिन अपने परिवार की हत्या की कीमत पर शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता का सुख हासिल हुआ था। वर्ष 1996 में पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना ने अपने राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव का सामना किया। आइए डालते हैं शेख हसीना के सियासी सफर पर एक नजर। हिंसक प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश में नाटकीय बदलाव देखने को मिला। आरक्षण कोटा के खिलाफ ढाका से शुरू हुए प्रदर्शन की चिंगारी देखते ही देखते आग बनकर पूरे देश को जलाने लगी। हालात इस कदर खराब हुए कि देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले दक्षिण एशिया की कद्दावर नेता प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की 20 साल तक प्रधानमंत्री रहीं। 2009 से लेकर इस्तीफा देने तक वो लगातार इस पद पर बनी रहीं। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। शेख हसीना की राजनीति में एंट्री उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या के बाद हुई। पिता की हत्या के कुछ साल बाद बांग्लादेश लौटी हसीना ने साल 1981 में अवामी लीग की कमान संभाली और साल 1991 में बांग्लादेश की संसद में नेता विपक्ष बनी। साल 1996 में हुए चुनाव में उनकी पार्टी को जीत मिली और वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। अगला चुनाव यानी 2001 में वो हार गईं। इसके बाद उनकी सत्ता में वापसी 2009 में हुई। शेख हसीना 2 बार मौत को मात दे चुकी हैं। पहली बार साल 1975 में और दूसरी बार 2004 में। 1975 में जब उनके परिवार की हत्या हुई तो देश से बाहर होने की वजह से संयोगवश बच गईं। फिर साल 2004 में उनके ऊपर ग्रेनेड हमला हुआ जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गईं। इस हमले में 24 लोग मारे गए थे। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले
बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई। शेख मुजीब ने बांग्लादेश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उपद्रवियों ने उनकी मूर्ति को भी नहीं छोड़ा। शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान बांग्लादेश बनने के बाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, साथ ही वो देश की प्रधानमंत्री भी रहे। बांग्लादेश बनने के 3 वर्ष बाद ही 15 अगस्त 1975 को सैन्य तख्तापलट के दौरान शेख मुजीब की हत्या कर दी गई। शेख मुजीब की हत्या के बाद उनकी बेटी शेख हसीना अपनी बहन के साथ जर्मनी से दिल्ली आई और कई साल तक यहीं रहीं। तो ये सियासी सफर था बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना उनका, और जो हमने बताया कि काफी उतार चढ़ाव भरा रहा था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये आखिर पूरा विवाद जो था, ये आखिर विवाद क्या था, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 5 जून 2024 को स्वतंत्र सेनानियों के परिजनों और अन्य को 56% आरक्षण के फैसले के बाद ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसमें छात्रों ने इस आरक्षण में, नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था का विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जो स्थिति 1 जुलाई को नाकेबंदी शुरू हुई, छात्रों ने सड़कों और रेलवे लाइन को बाधित किया। मतलब विरोध प्रदर्शन किस तरीके से आगे बढ़ा वो सिलसिलेवार हम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया, सत्तारूढ़ अवामी लीग वफादारों को लाभ पहुंचाकर कोटे का मकसद उन्हें दिलाना है। ये आरोप प्रदर्शनकारियों ने लगाया कि सत्तारूढ़ दल को कोटे का लाभ दिया जा रहा है। 12 जुलाई 2024 को ये जो पूरा प्रदर्शन था ये हिंसक हो गया। इसमें जान माल की भी नुकसान उसको पहुंचाया गया, सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़ा गया। 14 जुलाई 2024 को शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को बताया रजाकार। रजाकार का मतलब होता है गद्दार, जिससे प्रदर्शनकारी और ज्यादा भड़क गए और ये जो प्रदर्शन है, ये जो विरोध प्रदर्शन, ये और ज्यादा उग्र हो गया। 14 जुलाई 2024 के बाद 16 जुलाई को यह हिंसा और ज्यादा बढ़ गई, जिसको देखते हुए शेख हसीना की सरकार ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया। इंटरनेट सेवाएं भी वहां पर बाधित की गई। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शांति की अपील की और इस अपील के बाद चूंकि प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा था, विरोध प्रदर्शन, तो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और कर्फ्यू लगाने के साथ बांग्लादेश में, खासतौर से राजधानी ढाका में, सेना उतारी गई। और 18 जुलाई के बाद 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला इस पूरे विवाद पर आया। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी में कोटा में कटौती की और कटौती करने के बाद में अब ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि अब जो है व्यवस्था ठीक होगी। आरक्षित पदों के लिए कोटा 56% से घटाकर 60% कर दिया गया। मतलब जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें कोटे का प्रतिशत कम किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का जो कोटा था वो 5% किया गया। तो इसके बाद कोशिश की गई कि अन्य को 2% आरक्षण का फैसला, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें जो प्रदर्शनकारियों की मांगे थी उन पर कुछ हद तक सुनवाई करने की कोशिश की गई। लेकिन 29 जुलाई 2024 को यह प्रदर्शन फिर से ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आया और इसके बाद 4 अगस्त को इस पूरे प्रदर्शन ने भीषण हिंसक झड़प में रूप ले लिया, जिसमें 14 पुलिस अधिकारियों सहित करीब 100 लोगों की मौत इस प्रदर्शन में हुई और इस दौरान सेना भी प्रदर्शनकारियों के साथ हो गई थी। 5 अगस्त 2024 को अंतिम विरोध का आह्वान किया गया और इसमें सविनय अवज्ञा अभियान के तहत लॉन्ग मार्च टू ढाका की अपील ढाका की आम जनता से की गई और इसके बाद की जो स्थिति वो हम सभी के सामने है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया और इसके बाद शेख हसीना ने देश भी छोड़ दिया। इसी के साथ बांग्लादेश में लगभग 20 सालों तक प्रधानमंत्री रहने के बाद शेख हसीना के शासन का अंत हुआ और ये जो पूरी स्थिति हुई ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो सियासत है उसको बताती है। फिलहाल बांग्लादेश पर सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो सेना है, सेना ने अपनी अंतरिम सरकार बनाने का दावा किया है वहां के सेना प्रमुख ने, और इन सब के बीच में अब ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था
किस तरीके से बहाल होगी। और इस पर पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं ORF के। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधा सीधा मेरा सवाल अब यही है कि जिस तरीके से वहाँ पर सेना ने सत्ता का हस्तांतरण अपने नाम से किया है और अभी ये बात कही जा रही है कि अभी अंतरिम सरकार बनाएंगे सेना प्रमुख के नेतृत्व में, ऐसे में बांग्लादेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो किस तरीके से बहाल होगी? देखिए, ये तो मुझे लगता है बड़ा लंबा समय इसमें लगेगा, क्योंकि जिस तरह से जो कुछ हुआ है बांग्लादेश में, ये बात भूली नहीं जानी चाहिए कि अभी अभी कुछ महीने पहले जो एक इलेक्शंस हुए थे और उसको इलेक्शन के थ्रू ही शेख हसीना चुनाव जीती थी और उसमें प्रधानमंत्री बनी थी। ये बात जरूर है कि उन चुनावों के वक्त भी काफी लोगों ने अपने व्यक्त किए थे अपने विचार की ये पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जी। लेकिन वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ही प्रधानमंत्री बनी थी और मुझे लगता है जिस तरह से उनको हटाया गया है उसके दूरगामी परिणाम बांग्लादेश की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए काफी चिंताजनक हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो हालात बहुत बुरे हैं और उसमें आर्मी का जो रोल है वो सेंट्रल है। आर्मी की जरूरत है कि वो एक स्टेबिलिटी कायम करे बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की बहाली कैसे होगी इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया चिन्ह जरूर लगा हुआ है इस वक्त, क्योंकि जो पार्टीज हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें कोई कंसेंसस नहीं है इस समय की किस तरह से एक पोस्ट हसीना बांग्लादेश की कल्पना की जा सके। और अगर ऐसा नहीं होता है जल्दी ही तो फिर ये जो सत्ता की कमान है वो फौज के पास ही रहने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन प्रोफेसर हर्षवर्धन, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मतलब एक तरीके से वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव हुए, शेख हसीना को जनादेश मिला, लेकिन यदि हम बात करें ये जो नौकरी में आरक्षण व्यवस्था को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन था, क्या समझा जाए इसे? क्या वाकई ये छात्रों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था या फिर इसमें कहीं ना कहीं तख्ता पलट के उद्देश्य के साथ में? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि अंतिम दौर में प्रदर्शन उग्र हुआ और इतना उग्र हुआ कि प्रधानमंत्री आवास तक प्रदर्शनकारी चले गए, आगजनी की स्थिति वहां पर देखने को मिली, तो क्या इसके पीछे कुछ और सियासी समीकरण या फिर सेना का बड़ी जो इच्छा होती है सत्ता पर आने की, क्या वो समझा जाए? नहीं, देखिए, ये तो बात जरूर है कि ये जो बड़ी विचित्र बात है कि दोनों ही साइड्स, शेख हसीना और जो स्टूडेंट्स थे, वो दोनों ही एक ही बात कह रहे थे और ये एक तरह से कोर्ट के द्वारा ड्रिवन एजेंडा था। कोर्ट ने पहले आरक्षण बढ़ाया, फिर कोर्ट ने वापस ले लिया, उसके बाद तो ये जो एक न्यायिक प्रक्रिया थी उसके तहत ही इसका सोल्यूशन आना था। कहीं पर इसमें अचानक से इसको हसीना विरोधी एक कलर दे दिया गया और उसके बाद जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अपना लिया, क्योंकि वो भी बड़ी इलेक्शंस के टाइम से क्षुब्ध बैठे थे कि हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं हुआ है, उन्होंने इसको एक एंटी हसीना मूवमेंट बना दिया। तो जो मूवमेंट एंटी आरक्षण के खिलाफ था वो शेख हसीना के खिलाफ बड़ी जल्दी से तब्दील हो गया। और आपकी बात बिल्कुल जायज है ये सोचना कि एकदम से जो इसमें बदलाव आया उसमें किन ताकतों का हाथ था, कहां से। देखिए, कुछ जो अंदरूनी समस्याएं थी वो तो जरूर थी, जो स्टूडेंट्स थे वो जरूर परेशान थे और एक तरह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखा बढ़ता जा रहा था बांग्लादेश में, एक प्रश्न चिन्ह जरूर था शेख हसीना की पॉलिसीज को लेकर। लेकिन वही शेख हसीना जिन्होंने इतने साल तक बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया, वहीं पर अगर हम देखते हैं अचानक उनके खिलाफ एक लामबंद हो जाती है बांग्लादेश की जनता, तो उसके पीछे कुछ इतना ऑर्गेनिक ये है नहीं जितना ऑर्गेनिक लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जरूर बाहर से इसको समर्थन मिला होगा और कहीं ना कहीं जो अंदरूनी चैलेंज है उसको यूज करने की कोशिश बाहरी ताकतों की जरूर होगी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए
IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ए संभाल कर हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो हाँ। ए आय 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 ए सत्यानाश, भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की, और बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है उस पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे साथ प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन, ये भी समझना ज़रूरी है, देखिए अभी प्रधानमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई बांग्लादेश की स्थिति को लेकर के, वहाँ की तख्ता पलट को लेकर के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से इसकी पूरी जानकारी भी दी गई। तो भारत के लिहाज से, चूंकि भारत का पड़ोसी देश है, ऐसे में भारत के लिहाज से ये तख्ता पलट और अभी जिस तरीके से सेना ने टेक ओवर किया है वहां की व्यवस्था को, तो ये स्ट्रेटेजिकली कैसे हम इसे समझ सकते हैं? देखिए, भारत के लिए काफी बड़ा एक चैलेंज के तौर पर आया है ये तख्ता पलट, क्योंकि इतने सालों से जब तक शेख हसीना थी, भारत कम से कम इस बात से सुनिश्चित था कि भारत की जो जो प्रायोरिटी है, नेबरहुड की प्रायोरिटी है, वो कम से कम हमारे ईस्टर्न फ्लैंक में हम कंफर्टेबल थे कि हमारे पास एक स्टेबल पड़ोसी है जो जिसमें कि जो सरकार है वो अपना काम करना जानती है और अपनी तरीके से अपने मसलों को सुलझा रही है। वो और भारत और बांग्लादेश के जो पिछले कुछ सालों में संबंध बने, उनके जरिए बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान हुआ। हमने मैरिटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट का समाधान देखा, हमने बॉर्डर इंफिल्ट्रेशन में थोड़ी सी कमी देखी, हमने ये कोशिश करी कि जो बाउंड्री इश्यूज होते हैं उनको हम मेच्योरली सुलझाएं, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हमने लगातार साथ में लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जो एक बे ऑफ बंगाल और हिंद प्रशांत में हमारी जो सामरिक समस्याएं हैं, सामरिक जो चुनौतियां हैं, उनको हमने साथ खड़े रहकर उनका सामना किया। तो एक तरह से दोनों ही भारत और दिल्ली और ढाका एक साथ जुड़े हुए थे, और पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा था कि दोनों ही एक पिवट हैं जिसके चारों तरफ साउथ एशिया जो है, दक्षिण एशिया, इसकी जो सामरिक चुनौतियां हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अब जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है उसके बाद भारत को ही चिंता करनी होगी कि हमारे पास ऑलरेडी समस्याएं हैं पाकिस्तान और चीन का, और अगर बांग्लादेश नहीं सुलझता है और अगर बांग्लादेश में इसी तरह की इंस्टेबिलिटी बनी रहती है तो इसके दूरगामी परिणाम भारत की सुरक्षा के लिए, भारत का जो 4000 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है उसके लिए, एक्सट्रीमिज्म के लिए, ये आतंकवाद के लिए, ये सारी समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू।
एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आखिरी सवाल मेरा प्रोफेसर हर्षवर्धन आपसे। देखिए, अब सेना प्रमुख पर जिस तरीके से बांग्लादेश की जनता ने विश्वास जताया है, कितना चुनौतीपूर्ण सेना प्रमुख के लिए, और बांग्लादेश की जनता किस तरीके से भरोसा कर सकती है सेना पर? के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है और बांग्लादेश की जनता के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण अगले कुछ महीने रहेंगे, क्योंकि तख्ता पलट तो आसान होता है, तख्ता पलट के बाद क्या होगा वहां से असली परेशानी शुरू होती है कि अब आप कैसे एक ऐसे देश को जो बटा हुआ है उसको साथ लाएंगे, कैसे आप वापस से आर्थिक जो चुनौतियां हैं उनको फिर से ठीक करेंगे, कैसे आप राजनीतिक समीकरण ऐसे बनाएंगे जिससे कि राजनीतिक स्टेबिलिटी आए देश में। तो ये काम सेना प्रमुख नहीं कर सकते। ये इस काम के लिए सेना प्रमुख को पूरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका समर्थन चाहिए होगा। वो समर्थन सेना प्रमुख को कितना मिल पाता है और सेना प्रमुख की खुद की क्या महत्वाकांक्षाएं होती हैं आगे, वो उस पर निर्भर करेगा कि कैसे सिविल मिलिट्री बैलेंस बैठेगा और कैसे बांग्लादेश वापस लोकतांत्रिक जो रहा है उस पर लौट पाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बांग्लादेश में कई सारी चुनौतियां हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी वहां की जो परेशानियां हैं और जो स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि बांग्लादेश में सेना प्रमुख के देश की कमान संभालने के बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पर किस तरीके से बहाल होती है। इसी के साथ खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़े हमारे मेहमान प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत का, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद ये कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।